पिछली जो कक्षा रही उसके अंतर्गत हमने विभिन्न वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने कहा कि वायुदाब की पेटियों में या उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो वो क्यों होता है? तो वायुदाब की जो पेटियां हैं वो स्थिति भिन्न होती, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती, उत्तरी गोलार्ध में जब इसकी किरणें सीधी पड़ती हैं तो दो ध्रुवीय उच्च हाई प्रेशर का जो बेल्ट है उसके अलावा सभी जो पेटियां हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती है। उत्तर की ओर खिसकने का अर्थ हो गया कि जैसे कि हमने एरिया डिफाइन किया था कि 30 से 35 के बीच में, यानी या फिर जो 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हमने 0 से 5 डिग्री तक लिखा था कि वहां पर ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन आपका पाया जाता है या फिर वहां पर डोल्ट्रम्स की स्थिति पाई जाती है। तो वो जो बेल्ट है जो 5 तक हमने कहा था वह थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाता है, 10 तक बढ़ जाता है और 30-35 का जो हिस्सा है वो 30 से 40 तक बढ़ जाता है। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमक रहा है तो जो पेटियां हैं वह उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब शीतकाल होगा तो उस समय सूर्य की किरणें कहां पर वर्टिकली होगी? मकर रेखा पर। ऐसी स्थिति में जो वायुदाब की जो एयर प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वो साउथ की तरफ थोड़े से मूव कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति यानी 21 मार्च को जब सूर्य कह सकते हैं आदर्श स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वो दो स्थितियां हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्टिकल होता है और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यानी जब इक्विनॉक्स होगा उस स्थिति में आदर्श स्थिति रहेगी, यानी 30-35 60-65 वाला एरिया जो रहेगा वह आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब सन जो है वह नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा की तरफ होगा या दक्षिण की तरफ मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ होगा तो ये जो सिचुएशन है चेंज हो जाती है। फिर एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट, या प्रेशर ग्रेडियंट से ही हमारे पवन संचार यानी एयर सर्कुलेशन चलता है। पिछली जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार से ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स जो है वो मूव करती है, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण मूव करती है। प्रेशर ग्रेडियंट कम या ज्यादा होगा तो एयर की जो स्पीड है वह भी आपको थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी, या फिर कहा जा सकता है कि प्रेशर ग्रेडियंट से ही पता चलता है कि जो हवा है वो तेज चलेगी। आप देखते हैं कई बार हवाएं काफी धीरे चलती हैं, कभी काफी तेज चलती हैं। तेज चलती है यानी वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट आपको कह सकते हैं कि आपको आपको बायोमेट्रिक जो स्लोप है, बैरोमेट्रिक स्लोप्स जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो देखिएगा किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब के अंतर को अर्थ किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 20। ठीक है, ये दो स्थितियां मैंने लिख दी कि ये आइसोबार लाइन है 10 वाली और ये आइसोबार लाइन है 20 वाली। अब इन दोनों लाइंस को अगर देखें तो हमें पता है कि हाई कहाँ है, ये यहाँ पर हाई है, और लो कंपेयरली 20 से कंपेयरली लो कहाँ है, यहाँ पर। हवाएं जो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती, ठीक है। डायरेक्टली 10 मिलीबार का यहाँ पर डिफरेंस, तो काफी ज्यादा अंतर होने के कारण हवा काफी स्पीड से चलेगी। यही अगर देख लीजिए कि 20 के बाद 18 के बाद हो सकता है आपका 16 14 12 देन 10 होता, तो हो सकता है हवा थोड़ी सी आपकी स्लोली चले। लेकिन डिफरेंस ज्यादा है तो हवा काफी स्पीड से चलेगी, और हवा किस दिशा से चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो दाब प्रवणता क्या होती है? दो पास पास स्थित समदाब रेखाओं के बीच की दूरी। तो अधिक दाब प्रवणता यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट जो रहेगा वो पास पास स्थित समदाब रेखाओं, यानी अगर समदाब रेखा है पास पास, यहाँ पर मैंने दूर दूर बनाया क्योंकि 10 का डिफरेंस, अगर ये मैंने
इस प्रकार से पास हुआ, तेजी से अगर समदाब यानी आइसोबार लाइन है वो बदल रही है, तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहेगा, अधिक। और वही दूसरी तरफ यहां पर दो स्थितियां मैं बता रहा हूं, एक तो है ये स्थिति, यानी प्रेशर आपकी ग्रेडियंट कम है, एक ये स्थिति जहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। तो हवाएं जो रहेगी वह कम प्रवणता में, यानी वहां पर यहां पर ग्रेडियंट कम है, यहां पर यह अधिक है। देखिएगा पास पास है तो अधिक है, तो यहां पर अधिक ग्रेडियंट है, यहां पर कम ग्रेडियंट है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जहां पर हाई होगा वहां पर स्पीड जो रहेगी काफी अधिक रहेगी, यहाँ पर स्पीड जो है वो प्लस रहेगी और यहाँ पर थोड़ी सी लो रहेगी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कि दाब प्रवणता की दिशा अधिक से कम होते हुए भी वायु दाब की ओर होती है। ये दिशा समदाब रेखाओं पर लंब होती है, एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। इसी दाब प्रवणता के कारण ही पवन संचार यानी जो एयर सर्कुलेशन होता है वह इस प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा ही सुनिश्चित होता है। दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट को बैरोमेट्रिक ढाल कहते हैं। बैरोमेट्रिक ढाल क्यों कहते हैं, कि जो बैरोमीटर जो है वह कम या ज्यादा होता है। ढाल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है। तो बैरोमेट्रिक या बैरोमीटर जो होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर बैरोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। दाब यानी प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन में गहरा संबंध होता है। मुख्य रूप से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है या लो बैरोमेट्रिक स्लोप की तरफ बहती है, यानी जहां पर बैरोमीटर में कम वायुदाब अंकित किया जाएगा उस दिशा की ओर हवाएं चलती हैं। अब ढाल प्रवणता यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट की जो दिशा है वह समदाब रेखाओं की समकोण की दिशा होती है, यानी ये हवाएं इस प्रकार से, अगर ये लाइन है जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लाइंस खींची है, ये प्रेशर ग्रेडियंट की लाइंस खींची है, या फिर हम कह सकते हैं कि आइसोबार लाइन खींची है, तो हवाएं जो चलेगी वो इस प्रकार से चलेगी डायरेक्टली, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ऐसा नहीं कि इस हवा के सारे सारे ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलती, ये इसके समकोण पर चलती है। ठीक है, तो समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा होती है, अतः हवाओं की दिशा भी वही होनी चाहिए, लेकिन यानी डायरेक्ट ही चलती है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन पृथ्वी के रोटेशन के कारण जब कोरियोलिसिस इफेक्ट होता है तो हवाओं की दिशा में कुछ अंतर हो जाता है, यानी हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर काटती है। देखते हैं किस प्रकार की स्थिति, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि हवाएं जो चलती है किस प्रकार से चलती है। यहां पर व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि ये हमारा अर्थ है, यहां पर दो ही मैं बना रहा हूं, ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री यहां पर, और ये है पोलर, और पोलर में हाई प्रेशर रहता है, हमने पढ़ा। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वहां पर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। यानी यहां पर अगर हम यहाँ पर बैरोमेट्रिक लाइंस खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, ये होगी बैरोमेट्रिक लाइन जो प्रेशर को या फिर बता रही है आपके आइसोबार लाइन, ये आइसोबार लाइन है। तो यहां पर अगर कह सकते हैं कि अगर ये 10 है तो ये केवल 2 ही है। ठीक है, क्यों, उस तरफ हाई प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं पोलर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये जो लाइन आएगी, यानी यहां से अगर हम कहे कि वहां से हवाएं चलती है तो हवाएं किस प्रकार से चलती है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस प्रकार से सीधी चलती है, लेकिन ये जो हवाएं सीधी न आकर थोड़ा सा इसमें टिल्ट हो जाता है। टिल्ट का अर्थ होता है थोड़ा सा झुका हो जाता है। ये हवाएं जो होती हैं वो उस प्रकार से थोड़ी घूम जाती है। क्यों घूमती है? क्योंकि यहाँ पर अर्थ जो है अपनी जगह पर रोटेट हो रही है। यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरफ हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर अगर लो प्रेशर है तो जो हवाएं चलेगी, तो हवाओं की चलने की जो दिशा है वह तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, तो सीधी हवा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ आनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति होती है थोड़ी सी अलग होती है। अलग किस प्रकार से होती है कि ये जो हवाएं होती है सीधी न आकर या फिर तो ऐसे मुड़ जाती है, या फिर जो हवाएं होती है ऐसे मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वह रोटेशन इसको प्रभावित करता है। तो पृथ्वी के रोटेशन या घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, उससे हवाओं की जो दिशा है उसमें अंतर आ जाता है। अर्थात हवाएं समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर काटती है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से बिलो का जो एंगल रहेगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वायु की प्रवाह की गति। प्रवाह की गति का अर्थ है कि जो हवा है वो किस स्पीड से बह रही है, वो डिपेंड करेगी प्रेशर ग्रेडियंट पर। तो प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर प्रवणता अधिक है तो हवा काफी तेज गति से चलेगी, लेकिन अगर प्रवणता यानी ग्रेडियंट जो है वह कम है तो जो वायु की स्पीड है, जो पवन का वेग है, वो भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। या फिर कहा जा सकता है कि वायु की जो गति होती है वह बैरोमेट्रिक जो स्लोप है उससे प्रभावित होती है। पृथ्वी के यहां पर देखिएगा, ये बैरोमेट्रिक का देखिएगा, ये है इस चित्र के माध्यम से अब देखिएगा, ये है 1021 वाली, ये है 1018, 1015 और 1012 मिलीबार लाइंस है। ये है आइसोबार। अब देखिएगा यहां पर क्या है? हाई प्रेशर। कंपेयरली इसके हाई प्रेशर कब रहेगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो कंपेयरली देखें तो यहां पर हाई प्रेशर है। किसके कंपेयर में? 1012। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है कि ये अंतर कितना है। ठीक है, पास पास में है, लाइनें काफी पास पास में है तो हवाएं काफी स्पीड से चलेगी। काफी गैप है तो हवाएं धीमी चलेगी। तो पवन किस दिशा में चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, और हवा अगर इस दिशा से आ रही है, इसका मतलब आपके ठीक पीछे, यानी अगर आपका मुंह इस हवा जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में है तो आपकी पीठ की तरफ क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और जिस दिशा से हवा आ रही है वहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। आगे देखेंगे किस प्रकार से ये हवाओं का सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। तो पृथ्वी के निकट घर्षण परत फ्रिक्शन लेयर को छोड़कर वायु मोस्टली समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। ठीक है, घर्षण परत, घर्षण परत का अर्थ हो गया है कि अर्थ के आसपास का जो क्षेत्र जहां पर पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स है, तो वहां पर हवाएं जो होती है डिस्टर्ब होती है। कभी ढाल आ गया, ढाल से टकरा रही है, कभी धोरे आ गए, कभी कोई बिल्डिंग आ गई,
तो ये दीवारें आ गई, तो ये हवाओं की स्पीड को प्रभावित करती है, तो उसको कहा जाता है फ्रिक्शन लेयर। तो फ्रिक्शन लेयर आपके अर्थ के आसपास है, तो उसको छोड़कर बाकी सभी जगह जो रहेगी हवाएं समताप रेखाओं के समानांतर इस प्रकार से चलती है। फिर बढ़ते हैं कि पवन की दिशा क्या होगी और उसका क्या नियम होगा। तो उससे रिलेटेड दो नियम जो है वो हम अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से हवाएं किस दिशा में घूमेगी, किस प्रकार से हम तय करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत हम हवाओं की दिशाओं से संबंधित दो नियम को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हवाएं दाएं बाएं मुड़ेगी, या किस प्रकार से कहाँ पर लो प्रेशर होगा और कहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो फेरल का लॉ पढ़ेंगे और बाइस बेलेट का इसमें लॉ हम मोस्टली पढ़ेंगे। समय मिले तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।